सभी हिंदी साहित्य प्रेमियों का हिंदी साहित्य की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। हम कर रहे हैं आपके यूजीसी नेट जीआरएफ हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर, बाकी जो अन्य राज्यों के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं उनसे संबंधित ये क्लास होगी, क्योंकि इस क्लास में आपकी एक ऐसी कहानी है जो आपके सिलेबस में लगी हुई है। बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है। ये कहानी उस युग की है जिस वक्त महिलाओं के ऊपर पर्दा प्रथा बहुत ही आंतक रूप से फैली हुई थी। महिलाएं यानी राजेंद्र बाला घोष अपने नाम से कहानियां न लिखकर ये बंग महिला के नाम से कहानियां लिखती थी। बंग महिला के नाम से इन्होंने कहानियां लिखी। चंद्रदेव से मेरी बातें, ये आपकी जो सरस्वती पत्रिका है उसमें 1904 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, आपकी जो चंद्रदेव से मेरी बातें हैं ये आपके सिलेबस की पहली कहानी है। इस कहानी को हम पढ़ने से पहले राजेंद्र बाला घोष के बारे में पूरी डिटेल से पढ़ लेते हैं, क्योंकि आजकल क्वेश्चनों का ट्रेंड बन गया है कि आपसे जो कविता जो कहानी है उसके कहानीकार के बारे में भी डिटेल से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हम एक एक तथ्य को बहुत ही इंपॉर्टेंट लिंक करते हुए पढ़ेंगे। आप मेरे साथ बने रहेंगे। आज हम पढ़ रहे हैं राजेंद्र बाला घोष जी के बारे में, फिर पढ़ेंगे इनकी कहानी। राजेंद्र बाला घोष, जन्म इनका 1882, मृत्यु इनकी सन 1951। हिंदी नवजागरण की पहली छापामार लेखिका रही हैं। उन्होंने अपने आक्रामक लेखन द्वारा पुरुष सत्तात्मक समाज में चूल्हे ढीली कर दी हैं। जो चूल्हे ढीली करने के मतलब क्या होती है, ऐसे इन्होंने तंज कसे हैं समाज पर। यानी चंद्रदेव से मेरी बातें ये एक व्यंग्यात्मक कहानी है। व्यंग्य के माध्यम से इन्होंने चंद्रदेव से भी ऐसी बातें कही हैं। चंद्रदेव के माध्यम से उन्होंने लॉर्ड कर्जन के ऊपर व्यंग्य टिप्पणी दी है कि हमारे जैसे अंग्रेजी राज्य में हो रहा है, आपके पास नहीं होता है क्योंकि आप तो बहुत दिन से हैं। तो ये चूल्हे ढीली कर दी है इन्होंने पुरुष सत्तात्मक समाज की। छद्म आचार्यों द्वारा आरोपित चारित्रिक लांछनों से न टूटी और न ही घबराई। क्या है, समाज में जो छद्म आचार्य होते हैं, जो बेकार के जो आचार्य होते हैं, उनके ऊपर जो उनके चारित्र के ऊपर लांछन लगाया था वो उनसे टूटी नहीं। कौन? राजेंद्र बाला घोष। और न ही घबराई, बल्कि नए तेवर के साथ नारी मुक्ति की लड़ाई जारी रखी। नतीजतन स्त्री स्वतंत्रता की बहाली के लिए उनका लेखकीय अभियान फेमिनिस्ट आंदोलन का प्रथम अध्याय साबित हुआ। ये बंग महिला छद्म नाम से लिखती थी, यानी छुपे हुए नाम से लिखती थी। ये बंग महिला नाम से लिखती थी, न कि राजेंद्र बाला घोष के नाम से। अगला है इनका जीवन परिचय देख लेते हैं। राजेंद्र बाला घोष का जन्म 1882 वाराणसी में हुआ था। आपके पिता का नाम रामप्रसन्न घोष और माताजी का नाम निदरवासिनी घोष था। मैं ये नहीं कह सकती कि आप इनके माता पिता को याद नहीं करेंगे। देखिए, आप किसी भी हद का लेवल का एग्जाम हो सकता है, हम ये नहीं बता सकते कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा और यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि जब हम पढ़ने की या पढ़ाने की कोशिश करते हैं तो एग्जामिनर हमसे एक कदम आगे होता है। तो हम उस चीज़ को छूते हुए चलें ताकि हमारे एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत न हो। शायद एक बार पढ़ा हुआ हमारे दिमाग में आ जाएगा कि हमने ये पढ़ा था। ठीक है। उनका परिवार वाराणसी का एक प्रतिष्ठित बंगाली परिवार था। ओके, आपके पूर्वज बंगाल से आकर वाराणसी में बस गए थे। बचपन में उन्हें रानी और चारूबाला के नाम से पुकारा जाता था। आपसे पूछा जा सकता है कि बचपन में राजेंद्र बाला घोष जी का क्या नाम था, तो रानी और चारूबाला। उन प्रारंभिक शिक्षा अपनी माताजी के संरक्षण में हुई। किनकी? राजेंद्र बाला घोष जी की। आपका विवाह पूर्णचंद देव के साथ में हुआ था। याद भी रखेंगे, इनका विवाह किनके साथ में हुआ था? पूर्णचंद जी के साथ में हुआ था। आप एक साहित्यिक रुचि वाली महिला रही हैं। 1904 से 1917 तक बंग महिला की रचनाएं विभिन्न प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रही हैं। इसी बीच अपने 2 बच्चों के असमय निधन और 1916 में पति के देहांत से वे बुरी तरह भी टूट गई थी। 2 बेटे थे इनके, 2 बच्चे थे, सॉरी, बेटा बेटी का नहीं पता यहाँ पे। उनका असमय मतलब आकस्मिक निधन हो गया और पति का भी देहांत हो गया, तो ये बहुत ही टूट गई थी। इन आघातों के कारण आपकी वाणी मौन हो गई और सृजन भी आपका बंद हो गया। 24 फरवरी 1152 को मिर्जापुर में आपका देहांत हो गया था।
हिंदी कहानीकारों में बंग महिला का नाम आदर से लिया जाता है। मूलतः हिंदी भाषी न होते हुए भी आपको हिंदी से अनन्य अनुराग था। आप बंगला में प्रवासिनी के नाम से लिखती थी। बंगला में किस नाम से लिखती थी? तो प्रवासिनी के नाम से लिखती थी। इनकी प्रमुख कहानी दुलाई वाली, जो सन 1907 सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। 1907 दुलाई वाली भी आपके सिलेबस में लगी हुई है, और चंद्रदेव से मेरी बातें भी। हिंदी की पहली कहानी कौन सी है? इस विषय में मतभेद है, लेकिन पहली हिंदी कहानी कही जाने वाली कहानियों में बंग महिला की कहानी दुलाई वाली भी शामिल होती है। ठीक है। बंग महिला हिंदी कहानी लेखन की विचारधारा संपन्न आदि महिला है। उन्हीं की बनाई जमीन पर प्रेमचंद जैसे कहानीकार खड़े हुए हिंदी कहानियों के लिए नया वस्तु विधान करने, रचना प्रक्रिया को अभिनव मोड़ देने और भाषा को समूची प्राण सत्ता के साथ संचलित करने में बंग महिला का कोई जोड़ नहीं है। नारियों को रूढ़ व जड़ परंपराओं के शिकंजे में कसने वाली शास्त्रीय व्यवस्थाओं को नकारती हुई बंग महिला ने स्त्री शिक्षा का नया माहौल बनाया है। उन्होंने नारियों के लिए स्वेच्छापति का चुनाव करने, तलाक देने और यहाँ तक कि पत्यंतर करने के अधिकार की भी मांगे पुरजोर की है। वो कह सकते हैं कि आप स्वेच्छा से अपने पति का चुनाव कीजिए, तलाक दीजिए या पत्यंतर मतलब अन्य पति को भी आप चुन सकती हैं। उनके लेखन में नया युग कई करवटें लेने लगा था। बंग महिला के जीवन और कृतित्व में समकालीन नारी लेखन के तमाम मुद्दे अंतर्भूत होते हैं। वे हिंदी के पुरोधा समीक्षकों में की लामबंदी का शिकार हो गई। एक अदना विधवा बंगाली स्त्री पुरुष लेखकों का सरताज नहीं हो सकती थी और 8-9 दशक तक गुमनाम कर दिया गया। ठीक है, उन्हें 8-9 दशक में क्या कर दिया? गुमनाम कर दिया। इनकी कृतियां देख लेते हैं, क्योंकि क्रम लगाव में आपसे पूछी जा सकती हैं। चंद्रदेव से मेरी बातें सन 1904, कुंभ में छोटी बहू 1906, दुलाई वाली 1907, भाई बहन 1908 और दलिया 1909। बहुत ही महत्वपूर्ण है, पांचों ही कृतियां याद रखेंगे। कौन कौन सी हैं? चंद्रदेव से मेरी बातें 1904, कुंभ में छोटी बहू 1906, दुलाई वाली 1907, भाई बहन 1908 और दलिया 1909। ठीक है, चंद्रदेव से मेरी बातें आपके सिलेबस में है और दुलाई वाली भी आपके सिलेबस में है। चंद्रदेव से मेरी बातें ये कहानी आज हम कर लेते हैं। ठीक है, देखिए यहां से होती है आपकी चंद्रदेव से मेरी बातें। ठीक है, इसका प्रकाशन कब हुआ था? सन 1904 में। किसमें? सरस्वती पत्रिका में हुआ था। इस बात को आप याद रखेंगे। देखिए, व्यंग्यात्मक कहानी है ये। चंद्रदेव से बातें करती हैं कौन? बंग महिला। भगवान चंद्रदेव, आपके कमलवत कोमल चरणों में इस दासी का अनेक बार प्रणाम। आज मैं आपसे 2-4 बातें करने की इच्छा रखती हूँ। देखो, सुनी अनसुनी सी मत कर जाना। अपने बड़प्पन की ओर ध्यान देना। अच्छा, कहती हूँ सुनो। मैं सुनती हूँ आप इस आकाश मंडल में चीरकाल से वास करते हैं। क्या यह बात सत्य है? यदि सत्य है तो मैं अनुमान करती हूँ कि इस सृष्टि के साथ ही साथ अवश्य आपकी भी सृष्टि हुई होगी। जो हमारे यहाँ पे होती है वैसी सृष्टि आपकी भी वहाँ हुई होगी। तब तो आप ढेर दिन के पुराने बूढ़े कहे जा सकते हैं। यह क्यों? क्या आपका डिपार्टमेंट मतलब महकमा में ट्रांसफ़र यानी बदली होने का कोई नियम नहीं है? क्या आपकी गवर्नमेंट पेंशन भी नहीं देती? बड़े खेद की बात है। यदि आप हमारी न्यायशीलता गवर्नमेंट में किसी विभाग के में यानी सर्विस नौकरी करते होते तो अब तक आपकी बहुत कुछ पदोन्नति हो गई होती और ऐसी पोस्ट पर रहकर भारत में कितने ही सुरम्य नगर, पर्वत, जंगल और झाड़ियों का भी भ्रमण करते। अंत में इस वृद्ध अवस्था में पेंशन प्राप्त कर काशी ऐसे पुनीत और शांति धाम में बैठकर हरि नाम का स्मरण करके अपना परलोक बनाते। चंद्रदेव से कह रही हैं कि आपको तो बहुत साल हो गए यहाँ पे रहते हुए चंद्रलोक में,
तो हमारे यहाँ पे तो इतने दिन तक लोग रहता है तो पता नहीं क्या से क्या बन जाता है, पोस्ट उनकी बढ़ती रहती हैं, फिर वो पेंशन आ जाता है। तो आपके वहाँ पे चंद्रलोक में ऐसा नहीं होता है। उनसे वो बातें कर रहे हैं हमारे समाज के बारे में। ये हमारी बड़ी बारी भूल हुई। भगवान चंद्रदेव क्षमा कीजिए, आप तो अमर हैं, आपको मृत्यु कहाँ, तब परलोक बनाना कैसा। ओहो, देवता भी अपनी जाति के कैसे पक्षपाती होते हैं। देखो ना, चंद्रदेव को अमृत देकर उन्होंने अमर कर दिया, तब यदि मनुष्य होकर हमारे अंग्रेज अपनी जाति वालों का पक्षपात करें तो आश्चर्य की क्या बात है। देखिए कितनी अच्छी बात कही है कि देखिए देवताओं ने अपनी जाति का पक्षपात किया है। क्यों? क्योंकि चंद्रदेव को अमृत पिलाकर उन्होंने अमृत मतलब कभी अमर कर दिया, कभी न मरने वाला कर दिया। तो अंग्रेजी जो सत्ता है वो अपने वालों का पक्षपात क्यों नहीं करेगी, वो भी पक्षपात करेगी। अच्छा, यदि आपको अंग्रेज जाति की सेवा करना स्वीकार हो तो एक एप्लीकेशन यानी निवेदन पत्र हमारे आधुनिक भारत प्रभु लॉर्ड कर्जन के पास भेज देवे। इस बात को याद रखेंगे कि जब चंद्रदेव से मेरी बातें में बंग महिला उनसे बातें कर रही है तो किस लॉर्ड के बारे में पूछा गया है, किस वायसराय के बारे में पूछा गया है, तो ये है लॉर्ड कर्जन। ओके, आशा है कि आपको आदरपूर्वक अवश्य आह्वान करेंगे, क्योंकि आप अदम भारतवासियों की भांति कृष्णांग तो हैं ही नहीं, जो आपको अच्छी नौकरी देने में उनको गोरांग जाति कुपित हो उठेगी। क्योंकि क्या होता था उस समय पे, अंग्रेजी जो जनता थी, अंग्रेजी जो राज्य था, उसमें काले लोगों को नौकरी नहीं दी जाती थी। वो गोरे लोगों को नौकरी देते थे, हमारे काले लोगों को नौकरी नहीं देते थे। तब चंद्रदेव से मेरी बातों में जो वंग महिला वो कह रही है कि आपको तो वो नौकरी दे देंगे, क्योंकि आपका तो काला रंग नहीं है, आपका तो एकदम वाइट सफ़ेद रंग है, तो आपको तो नौकरी दे देंगे, ठीक है। और फिर आप तो एक सुयोग्य, कार्यदक्ष, परिश्रमी, बहुदर्शी, कार्यकुशल और सरल स्वभाव महात्मा हैं। मैं विश्वास करती हूँ कि जब लॉर्ड कर्जन हमारे भारत के स्थायी भाग्य विधाता बनकर आएंगे तब आपको किसी कमीशन का मेंबर नहीं तो किसी मिशन में भर्ती करके वे अवश्य ही भेज देंगे, क्योंकि उनको कमीशन और मिशन दोनों ही अत्यंत प्रिय हैं। किनको? लॉर्ड कर्जन को। आपके चंद्रलोक में जो रीति और नीति सृष्टि में आदिकाल से प्रचलित थे वे ही अब भी हैं, पर यहाँ तो इतना परिवर्तन हो गया है कि भूत और वर्तमान में आकाश पाताल का सा अंतर हो गया है। मैं अनुमान करती हूँ कि आपके नेत्रों की ज्योति भी कुछ अवश्य मंद पड़ गई होगी, क्योंकि आधुनिक भारत संतानें लड़कपन से ही चश्मा धारण करने लगी हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, आपसे पूछी जा सकती है। इस कारण आप हमारे दीनहीन क्षीण प्रभ भारत को उतनी दूर से भली भांति न देख सकते होंगे। अतएव आपसे सादर कहती हूँ कि एक बार कृपा कर भारत को देख तो जाइए। यद्यपि इस बात को जानती हूँ कि आपको इतना अवकाश कहाँ है, पर 8वें दिन नहीं तो महीने में एक दिन अर्थात अमावस्या को आपका जो हॉलीडे होता है उसको आप हॉलीडे अवश्य रहता है। यदि आप उस दिन चाहे तो भारत भ्रमण के लिए आ सकते हैं। इस भ्रमण में आपको कितने ही नूतन दृश्य देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आएंगे आप धरती लोक पे तो आपको नए नए दृश्य देखने को मिलेंगे, जिसे सहसा देख कर आपकी बुद्धि जरूर चकरा जाएगी। यदि आपसे सारे हिंदुस्तान का भ्रमण शीघ्रता के कारण न हो सके तो केवल राजधानी कलकत्ता को देख लेना, क्योंकि 1904 में राजधानी कहाँ पे थी? कलकत्ता, क्योंकि जब 1911 में घोषणा की गई थी और फिर 1912 में दिल्ली राजधानी बना दी गई थी, तो 1904 में राजधानी क्या थी? कोलकाता। ओके, राजधानी कलकत्ता को देख लेना तो अवश्य ही उचित है। वहाँ के कल कारखानों को देखकर आपको यह अवश्य ही कहना पड़ेगा कि यहाँ के कारीगर तो विश्वकर्मा के भी लड़क दादा निकले। यही क्यों आपके प्रिय सहयोगिनी दामिनो, जो मेघों पर आरोहण करके आनंद से अटखेलियाँ किया करती हैं, वह बेचारी भी यहाँ मनुष्य के हाथों का खिलौना हो रही है। भगवान निशानाथ किसको कहा गया है? वो भी यहाँ पे निशानाथ किसके लिए आया है? तो ये
चंद्रदेव के लिए आया है। ये भी पूछा जा सकता है कि इसमें निशानाथ किसके लिए आया है या फिर निशानाथ आया है या नहीं आया। आप एक एक शब्द को याद रखेंगे। जिस समय आप अपनी निर्मल चंद्रिका को बटोर मेघमाला अथवा पर्वतों की ओर से सिंधु के गोद में जा सकते हैं, उस समय यही निरदवासिनी विश्वमोहिनी शोदामिनी अपनी उज्जवल मूर्ति से आलोक प्रदान कर रात को दिन बना देती है। आपके देवलोक में जितने देवता हैं उनके वाहन भी उतने ही हैं। किसी का गज है, किसी का हंस है, किसी का बैल है और किसी का चूहा है। पर यहाँ तो सारा बोझ आपकी चपला और अग्निदेव के माथे मंडा गया है। क्या ब्राह्मण, क्या क्षत्रिय, क्या वैश्य, क्या शूद्र, क्या चांडाल, सभी के रथों का वाहन वही हो रही है। हमारे श्वेतांग महाप्रभु गण को जहाँ पर कुछ कठिनाई का सामना आ पड़ा, झट उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली को लापटका। बस कठिन से कठिन कार्य सहज में संपादन कर लेते हैं और हमारे यहाँ के उच्च शिक्षा प्राप्त युवक काठ के पुतलों की भांति मुँह ताकते रह जाते हैं। जिस व्योमवासिनी विद्युत देवी को स्पर्श तक करने का किसी व्यक्ति का साहस नहीं हो सकता, वहीं आज पराये घर में आश्रिता नारियों की भांति ऐसे दबाव में पड़ी है कि वह चू तक नहीं कर सकती। और क्या करे, बेचारी के भाग्य में विधाता ने जो दासी वृत्ति है वो ही लिखा था। हरि पदोद्भावना त्रैलोक्य पावनी सूरसरी के भी खोटे दिन आए हैं। वह भी अब स्थान स्थान में बंधनग्रस्त हो रही है। उनके वक्ष स्थल पर जहां तहां मोटे वृद्धाकार खंभ गाड़ दिए गए हैं। कलकत्ता आदि को देखकर आपके देवराज सुरेंद्र भी कहेंगे कि आप हमारी अमरावती तो इसके आगे निरी फीकी सी जान पड़ती है। वहाँ ईडन गार्डन कहाँ पे है, तो ये कोलकाता में है। वहाँ ईडन गार्डन तो पारिजात पारिशोभित नंदन कानन को भी मात दे रहा है। वहाँ के विश्वविद्यालय के विश्वश्रेष्ठ पंडितों की विश्वव्यापिनी विद्या को देखकर वीणा पाणी सरस्वती देवी भी कहने लग जाएगी कि निसंदेह इन विद्या दिग्गजों की विद्या चमत्कारिणी रही है। वहीं के फोर्ट विलियम में फौजी सामान को देखकर आपके देव सेनापति कार्तिकेय बाबू के भी छक्के छूट जाएंगे, क्योंकि देव सेनापति महाशय देखने में खास बंगाली बाबू से जचते हैं और उनका वाहन भी एक सुंदर मयूर है। बस इससे उनके वीरत्व का भी परिचय खूब मिलता है। वहाँ के मिंट यानी टकसाल को देखकर सिंधु तनया आपकी प्रिय सहोदरा कमला देवी तथा कुबेर भी अकचका जाएंगे। भगवान चंद्रदेव इन्हीं सब विस्मय उत्पादक अपूर्व दृश्यों का अवलोकन करने हेतु आपको सादर निमंत्रित और सविनय आहूत करती हूँ। संभव है कि यहाँ आने से आपको अनेक लाभ भी हो सकते हैं। लाभ भी हों। आप जो अनादि काल से निज उज्जवल वपु में कलंक की कालिमा लेपन करके कलंकी शशांक शशधर शशालांछन आदि उपाधि मालाओं से भूषित हो रहे हैं, सिंधु तनय होने पर भी जिस कालिमा को आप आज तक नहीं धो सके, वहीं आजन्म कलंक शायद यहाँ के विज्ञानविद पंडितों की चेष्टा से छूट जाए। जब बंबई में स्वर्गीय महारानी विक्टोरिया देवी की प्रतिमूर्ति से काला दाग छुड़ाने में प्रोफेसर गज्जर महाशय फलीभूत हुए, तब क्या आपके मुख की कालिमा छुड़ाने में फलीभूत नहीं होंगे? शायद आप यह बात भी अभी तक विदित नहीं हुई कि आप और आपके स्वामी सूर्य भगवान पर जब हमारे भूमंडल की छाया पड़ती है तभी आप लोगों पर ग्रहण लगता है। पर आज का जो अब तक वही पुराना विश्वास बना हुआ है, जब कुटिल ग्रह राहु आपको निगल जाता है तभी ग्रहण लगता है। पर ऐसा थोथा विश्वास करना आप लोगों की भारी भूल है। अतः हे देव,
मैं विनय करती हूँ कि आप अपने हृदय से इस भ्रम को जड़ से उखाड़कर फेंक दें। अब भारत में न तो आपके और न आपके स्वामी भुवन भास्कर सूर्य महाशय के ही वंशधरों का साम्राज्य है, और न अब भारत की वह सस्य श्यामला स्वर्ण प्रसूता मूर्ति की है। अब तो आप लोगों के अज्ञात एक अन्य द्वीपवासी परम शक्तिमान गौरांग महाप्रभु इस सुविशाल भारतवर्ष का राज्य वैभव भोग रहे हैं। अब तक मैंने जिन बातों का वर्णन आपके स्थूल रूप में किया है, सब इन्हीं विद्या विशारद गौरांग प्रभुओं की कृपा कटाक्ष का परिणाम रहा है। यूँ तो यहाँ प्रतिवर्ष पदवी दान के समय कितने ही राज्य विहीन राजाओं की सृष्टि हुआ करती है, पर आपके वंशधारों में जो 2-4 राजा महाराजा नाम मात्र के भी हैं, वे काठ के पुतलों की भांति हैं। जैसे उन्हें उनके रक्षक नचाते हैं, वैसे ही वो नाचते रहते हैं। वे इतनी भी जानकारी नहीं रखते कि उनके राज्य में क्या हो रहा है। उनकी प्रजा दुखी है या सुखी है। यदि आप कभी भारत भ्रमण करने को आए तो अपने फैमिली डॉक्टर धन्वंतरी महाशय को और देवताओं के चीफ जस्टिस चित्रगुप्त जी को साथ अवश्य लेते आएं। आशा है कि धन्वंतरी महाशय यहाँ के डॉक्टरों के सन्निकट चिकित्सा संबंधी बहुत कुछ शिक्षा का लाभ कर सकेंगे। यदि प्लेग महाराज ईश्वर न करे आपके चंद्रलोक या देवलोक में घुस पड़े तो वहाँ से उनको निकालना कुछ सहज बात न होगी। यही जब चिकित्सा शास्त्र के बड़े बड़े पारदर्शी उन पर विजय नहीं पा सकते, तब वहाँ आपके देवलोक में जड़ी बूटियों के प्रयोग से क्या होगा। यहाँ के इंडियन पेनल कोड की धाराओं को देखकर चित्रगुप्त जी महाराज अपने यहाँ की दंड विधि यानी कानून को बहुत कुछ सुधार सकते हैं। और यदि बोझ न हो तो यहाँ से 2-4 जो आपके टाइपराइटर हैं उनको भी खरीद ले जाएंगे। जब प्लेग महाराज के अपार अनुग्रह से उनके ऑफिस में कार्य की अधिकता होवे, तब उससे अपनी राइटर्स बिल्डर्स के राइटर्स में काम बहुत ही सुविधा और सहायता पहुंचेगी। वे लोग 2 दिन का काम 2 घंटे में कर डालेंगे। ओके, अच्छा, अब मैं आपसे विदा होती हूँ। मैंने तो आपसे इतनी बातें कही, पर खेद है आपने उनके अनुकूल या प्रतिकूल में एक का भी उत्तर न दिया। परंतु आपके इस मौनावलंबन यानी आप मौन हैं, उनको मैं स्वीकार का सूचक समझती हूँ। अच्छा, तो मेरी प्रार्थना को कबूल करके एक दफ़ा यहाँ आइएगा ज़रूर। बहुत ही अच्छी कहानी है, पूरे ध्यान से आपने सुनी होगी। क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। अगली क्लास करेंगे हम आपकी जो अन्य इनकी कहानी है, धुलाई वाली, वो करेंगे। अगर इससे संबंधित आपको पीडीएफ प्राप्त करनी है तो आप हमारे नंबर 7878223908 से संपर्क करके आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपको व्हाट्सएप पर ही पीडीएफ डाउनलोड कर दूँगी। ओके, क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।